मणिपुर क्यों अशांत है, क्यों राष्ट्रपति शासन की नौबत आई, क्या तस्वीर वहां पर है और क्यों इस तरीके की बातें मणिपुर से निकल रही हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अगर मणिपुर का एक दौरा करते तो शायद स्थितियां बेहतर हो सकती थी। अब वो क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री, इसे कई कारण रहे होंगे। जो साजिश थी जो आपके सामने आया ये 1% भी नहीं आया। ये पूरा का पूरा हिस्सा अलग करने की जो बहुत खतरनाक साजिश थी उसको देर लगी। राजनीतिक तौर पे सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए। विपक्ष ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसके पीछे जो साजिशें थी उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहाँ पे एक तरह से अगर देखा जाए तो दोबारा से लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने के लिए ये अच्छा कदम उठाया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जो मणिपुर का कुल ले दे के जो मामला है, टोटल गवर्नेंस फेलियर बीजेपी की वहाँ पे दिखाई देती है। ये बीजेपी के गवर्नेंस रिकॉर्ड पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। अब प्रेसिडेंट रूल लगा के आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? तो चौधरी बीरेन्द्र सिंह के हटने के बाद इस समय जो राष्ट्रपति शासन है वो मुझे लगता है कालावधि की दृष्टि से है। राष्ट्रपति शासन एक कालावधि की दृष्टि से है। समस्या के उचित समाधान करते हुए कुछ समय तक सेना और बाकी के नियंत्रण में लाते हुए केंद्र स्वयं अपनी भूमिका निभाएगा। वैसे भी नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी, जहां पर खबरों को गढ़ने वाले खबर की हर तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं और आपका नजरिया साफ करते हैं। मेहमानों से परिचय कराती हूँ। पूर्णिमा त्रिपाठी जी आपको सबसे आगे बैठी हुई दिखाई पड़ रही है। आज रामकृपाल जी की जगह अनुराग वर्मा ने लिया है, ये कहते हुए कि मैं इतना सीनियर हुआ नहीं हूँ लेकिन फिर भी आप लोग मुझे वरिष्ठ बताकर बैठा रहे हैं। सर, स्वागत आपका। समीर जी आंकड़ों के साथ अपनी बात रखने वाले समीर चौगावकर हमारे साथ हैं। राजकिशोर जी, आप उनको पिछले कुछ समय से लगातार सुन रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, आप सबका शुक्रिया। और अवधेश कुमार जी हमारे वायरल गेस्ट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि डिजिटल की दुनिया में वायरल शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अवधेश कुमार जी हमारे वायरल गेस्ट हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत भले ही मैंने बहुत ही चुलबुले अंदाज में परिचय कराते हुए कर दी, लेकिन विषय जो आज का है वो थोड़ा गंभीर है। हम बात कर रहे हैं देश के उस हिस्से की जो कि पिछले बहुत समय से जल रहा है, परेशानी में है और उसके बावजूद भी वहाँ का निर्णय नहीं हो पा रहा है, वहाँ की समस्या खत्म नहीं हो पा रही है। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर की जो समस्या है वो प्रादेशिक समस्या ज़रूर है, लेकिन अब वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। राष्ट्रपति शासन लग जाना ऐसे प्रदेश में जहां पर कि केंद्र में जिसकी सरकार है उसी की सरकार वहां पर है। राष्ट्रपति शासन लग जाना तब जबकि बहुमत की सरकार है। राष्ट्रपति शासन तब लग जाना जबकि आपके पास पूरी होम मिनिस्ट्री है। ये सारी चीजें सवालों के घेरे में है। मणिपुर क्यों अशांत है, क्यों राष्ट्रपति शासन की नौबत आई, क्या तस्वीर वहां पर है और क्यों इस तरीके की बातें मणिपुर से निकल रही हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चर्चा का विषय बन रही हैं और भारत को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ले जा रही हैं। क्या है पूरी कहानी मणिपुर की, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अवधेश जी, मणिपुर की समस्या अगर आप देखिए तो पिछले कई समय से है, इस पर हम लोग कई बार खबरों खिलाड़ी में चर्चा भी कर चुके हैं। तब जब आपकी सरकार केंद्र में है, अक्सर विपक्ष के जो नेता होते हैं या कहीं विपक्षियों की सरकार होती है, तब ये कहा जाता है कि हमारे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। केंद्र में भी आपकी सरकार, उसके बावजूद भी 356 लगातार सवाल, क्या मामला हैंडल नहीं हो पाया? अब चूंकि मणिपुर में शांति नहीं हुई तो बहुत सारे हम उसके बारे में किंतु परंतु लगाकर टिप्पणियां कर सकते हैं, लेकिन अब इस समय जो चौधरी बीरेन्द्र सिंह का जो इस्तीफा हुआ, चाहे वो दिए हों, कराया गया हो, तो जाहिर है कराया गया तो आगे की कुछ योजना से ही कराया गया होगा। कोशिश हुई कि राजनीतिक सरकार के रहते हुए और राजनीतिक तरीके से बातचीत कर उसके समाधान की कोशिश हो, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी जानकारियां हम लोगों के पास नहीं होती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास, और बहुत सारे ऐसे भी समाचार पत्रों में और जानकारियां आती रही है कि वहाँ की जो स्थानीय समस्या है वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके विरुद्ध, खासकर जो हमारे पूर्वोत्तर से लगे हुए देश हैं उसके अंदर भी उसको लेकर के और काफ़ी लंबे समय से एक वहाँ हिंसक आंदोलन करने, युद्ध करने की एक तैयारी चल रही थी और उसकी भी बड़ी भूमिका है और वो भी कई जगह आई है, बातें आई हैं, तो वो सोच समझ के किया गया होगा और उसके परिणाम शायद देखने को मिलेंगे। लेकिन
पूर्वोत्तर की पूरी जो समस्या है, पूर्वोत्तर की पूरी समस्या वो आज की समस्या नहीं है, लंबे समय की समस्या है। वहाँ मणिपुर तो स्वयं लंबे समय तक धू-धू करके जलता रहा है। वहाँ की एक महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता लंबे लंबे समय तक सभी सरकारों में उपवास करती रही हैं, उनके साथ समस्या भी पैदा हुई है। अपसपा वहाँ रिकॉर्ड काल तक वहाँ लागू रहा है। उस अपसपा को कमज़ोर करने, उसको हटाने, ये सब काम नरेंद्र मोदी सरकार ने ही धीरे धीरे किया। मानवाधिकारवादी, वामपंथी, बाकी लोग मांग जरूर करते रहे, लेकिन कभी हुआ नहीं। पूरे पूर्वोत्तर से जो अपसपा था, जिसके कारण वहाँ सैनिकों को, अर्ध सुरक्षा बल को विशेष अधिकार थे, उनको अगर वापसी का, पूरी तरह समाप्त करने का, कम करने का, क्षेत्रों को सीमित करने का, वो वही हुआ है। बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश हुई, लेकिन दुर्भाग्य से मणिपुर में मैतेई और कुकी का जो समस्या थी, वो मैतेई और कुकी की समस्या जो वो उस रूप में सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर नहीं सुलझ पाया। और फिर बाहर की शक्तियों ने जो पहले भी वहाँ कुकी के रूप में जो ईसाई समुदाय के बीच में चर्च के माध्यम से वहाँ काम करती रही हैं, वहाँ एक भड़काना, अलग ग्रेटर मणिपुर, ग्रेटर नागालैंड की मांग और उसको लेकर के लड़ाई, वो सब चीज़ें कोशिश हुई। और वो तो मैं मानूंगा कि अगर आपकी सरकार है तो सरकार से हैंडल करने में अगर ठीक प्रकार से हैंडल किया गया होता तो वो इस रूप में नहीं भड़कता। तो अभी तक की कोशिश हुई है। हम सबकी उम्मीद तो यही है कि मणिपुर शांत हो, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है। अगर मणिपुर में कोई समस्या होती है और मिजोरम के मुख्यमंत्री मान लीजिए उतर जाते हैं और वहाँ होने लगता है, नागालैंड में उसका प्रस्फुटन होता है और दुनिया के दूसरे देशों से होने लगता है कि बिना कहे हुए कि वहाँ चर्च जलाए जा रहे हैं, चर्च में आग लगाए जा रहे हैं, उसको इतना बड़ा इशू बनाया जाता है, तो उसको निपटने का भी वैसे ही तरीका होगा। और भारत बाहर की दुनिया से सक्षम है, लेकिन बाहर की अपनी छवि और अंदर भी। तो चौधरी बीरेन्द्र सिंह के हटने के बाद इस समय जो राष्ट्रपति शासन है वो मुझे लगता है कालावधि की दृष्टि से है। राष्ट्रपति शासन एक कालावधि की दृष्टि से है। समस्या के उचित समाधान करते हुए कुछ समय तक सेना और बाकी के नियंत्रण में लाते हुए केंद्र स्वयं अपनी भूमिका निभाएगा। वैसे भी गृह मंत्रालय का एक बड़ा फोकस रहा, कई ऑफिसर वहाँ पूरा डेरा डाल के बैठे थे। जब वो घटना शुरू हुई तभी से लोगों का वहाँ जाना, वहाँ रहना और उसके अलग से बना उसका एक अलग से फोकस के लिए बाकायदा टेबल बना करके वहाँ से करना, वो सब काम होता रहा है। तो उसके परिणाम हुए कि वो जितना नियंत्रण से बाहर हो सकता था उतना नहीं हुआ। ये भी एक सच है। जो हम देखते हैं वो तो भयावह है, विभत्स है, लेकिन जो नहीं हुआ और जिस प्रकार से वहाँ घटनाएं घट सकती थी वो भी हमारे सामने रखना चाहिए। हम सबकी उम्मीद है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू किया है तो राष्ट्रपति शासन से बचना चाहिए, लेकिन मणिपुर जो है, असम है, उस क्षेत्र का मिजोरम, मेघालय, 3 साल सरकार बची हुई है, 3 साल सरकार बची हुई है, तो इसलिए सवाल तो होगा। विपक्ष लगातार कह रहा है कि हाथ से निकला है मामला। अगर अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल होने जैसे मामले थे तो ये एक सामाजिक समस्या बनाई गई, जो कि बाद में राजनीतिक रूप लेती हुई दिखाई पड़ी। नहीं, मैतेई पहले अनुसूचित जनजाति में थे ही, मैतेइयों पहले अनुसूचित जनजाति में थे ही, बाद में उसको बाहर किया गया। और वहाँ अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो हाई कोर्ट का ऑर्डर तो फिर वो केंद्र को करना था, सुप्रीम कोर्ट आ सकता था, उसको इशू बना के आग लगाने की कोशिश हुई। न तो उस पर केंद्र ने कोई फैसला किया था, स्टेट गवर्नमेंट का राइट है कि उसको केंद्र के पास भेज देना, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी बचा हुआ था, कोई फैसला नहीं हुआ। वो तो थे ही भाई। वहाँ मैतेई जो है परंपरागत रूप से उन आदिवासी समुदाय में आते हैं, वो हिंदू समाज के रूप में गिने जाते हैं और उनका जीवन, रहन सहन, और मैतेई वहाँ अगर सुरक्षित हैं, मैतेई अगर शांत और स्थिर हैं तो भारत की एकता, अखंडता की गारंटी होती है वहाँ मैतेई समुदाय। लेकिन मैतेई समुदाय की भी इमेज खराब करने की उसमें कोशिश हुई है। प्रश्न उठाने वाले उठाएंगे, लेकिन हमारे देश में विपक्ष के पास भी क्या उस समस्या का कोई समाधान उचित था? क्या विपक्ष ने वैसी कभी कोशिश की? जब विपक्ष की सरकार रही तब उस समस्याओं का क्या हुआ? वो तो जो बंदी कही जा रही है ना, 2-2 साल, 2.5 साल तक वो हाईवेज बंद रहा है, जिसको कहा गया कि अभी जाम है, उस सबके पुराने रिकॉर्ड है। नहीं, विपक्ष की भी जब सरकार थी तब भी मैतेई कुकी वाला ये मामला था। ये सोशल इशू था जो कि शायद बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो गया, कंट्रोल नहीं हो पाया। पूर्णिमा जी से मेरा सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अवधेश जी के काउंटर में अक्सर हम पूर्णिमा जी के पास ही आते हैं। पूर्णिमा जी, 9 तारीख को ही उनकी मुलाकात होती है बीरेन्द्र सिंह की अमित शाह से और इस्तीफे की बात होती है। 9 तारीख को ही प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए जाते हैं।
कनेक्शन वहां से देखें कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने के बाद मणिपुर पर सवाल हो सकता है और वो वहीं है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 13 तारीख को वो वहीं पर थे। क्या इस उद्देश्य से देखें इस एंगल को कि हाँ शायद ऐसा किया गया होगा? नहीं, देखिए वो तो बहुत शॉर्ट टर्म एंगल है। जो मणिपुर का कुल ले दे के जो मामला है, टोटल गवर्नेंस फेलियर बीजेपी की वहाँ पे दिखाई देती है। भाई राष्ट्रपति शासन लगा के आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? वहाँ तो आपकी पार्टी की ही सरकार थी, सेंटर में आपकी सरकार थी, और अगर 2 साल से ऊपर से कोई प्रदेश जल रहा है और दोनों सरकारें मिलकर उसका कोई समाधान नहीं निकाल सके तो ये क्या दर्शाता है? आप जो गवर्नेंस में अपनी ही पीठ खुद थपथपाते हैं कि गवर्नेंस आपका बहुत अच्छा हर जगह होता है, इतने सेंसिटिव स्टेट में अगर डबल इंजन सरकार होते हुए भी, डबल इंजन भी आप हर जगह यूएसपी की तरह आप फ्लॉन्ट करते हैं कि डबल इंजन सरकार होगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, इतना सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है वो, और 2 साल से ऊपर हो गया आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये क्या दिखाता है? गवर्नेंस फेलियर तो है ही ना। तो ये बीजेपी के गवर्नेंस रिकॉर्ड पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। अब प्रेसिडेंट रूल लगा के आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? भाई प्रेसिडेंट रूल लगा के आपने जिस तरह से सेंटर के हाथ में सब कुछ दिया है, तो पहले क्या आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में चीजें नहीं थी? उस समय रहते आपने क्यों नहीं जो जरूरी कदम थे वो उठाए? और 2 साल पहले से जब से हिंसा वहां ज्यादा बढ़ी है और बीरेन सिंह के खिलाफ बहुत एक रिजेंटमेंट सामने आया, ये दिखाई दिया कि वो शुरू में बहुत लंबे समय तक उन्होंने चीजों को संभालने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की। जब पूरा देश मांग कर रहा था कि बीरेन सिंह को हटाया जाए, तब भाजपा ने उसको एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। और अब जब हटाया भी है तो ऐसे समय पे हटाया है कि उसका कहीं कोई फायदा तो दिखाई दे नहीं रहा है। वो एक पुरानी कहावत है ना कि प्याज भी खाए और जूते भी खाए। एक चोर था, पकड़ा गया तो उसको पूछा गया कि भाई सजा तुम्हारी है, 100 जूते खाओगे कि 100 प्याज खाओगे? उसने सोचा प्याज कौन खाए, मैं बेचारा ब्राह्मण था, गलती से उसने कहा चलो जूते ही मार लो। 25 जूते 30 जूते खाते खाते उसकी हालत बुरी हो गई। फिर उसने कहा अरे बाबा रोक दो, अब मैं प्याज ही खा लूंगा, तो उसको प्याज भी खाना पड़ा। तो मणिपुर का हालत जो आज की डेट में जो सिचुएशन है वो वही वाली है, प्याज भी खाए जूते भी खाए और सिचुएशन कहीं सुधरती दिखाई नहीं दे रही है। तो ये बीजेपी को बैठ के बहुत आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि इस इतने बड़े मामले को इतना मिसहैंडलिंग कैसे उन्होंने कर दिया या होने दिया, और अब उनके पास क्या सोल्यूशन है? सरकार का अभी तो आधा टर्म भी पूरा नहीं हुआ था, तो क्या ये प्रेसिडेंट रूल लगा के ही अगले इलेक्शन तक वेट करेंगे, 6-6 महीना करके बढ़ाते रहेंगे, या किसी नए चेहरे को लाएंगे, किसी नए हाथ में लीडरशिप की कमान सौंपेंगे ताकि वो स्टेट थोड़ा सा मल सके? तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे तो लगता है कि बीजेपी में इसको लेकर के एक बहुत मतलब ज़्यादा ही इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। कैसे उन्होंने इतना मिसहैंडल कर दिया? सवाल लाजमी है। 356 ये सोल्यूशन था क्या मणिपुर में, इसलिए शायद राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हुई, या फिर जैसा कि पूर्णिमा जी भी कह रही हैं कि वो इंटरनल फेल्योर है, वहाँ पर स्थिति काबू में नहीं हो पाई, एक जो सामाजिक इशू था उसको कंट्रोल नहीं किया गया? देखिए मुझे लगता है केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा था राष्ट्रपति शासन के अलावा। 2 ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद केंद्र सरकार को, मतलब भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ा कि अब यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। एक तो मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का जो ऑडियो क्लिप जो आ गई थी जिसमें वो कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि भाई मैती समाज को मैंने ही हिंसा करने के लिए उकसाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने वो फॉरेंसिक जांच के लिए जब भेज दी, वो एक पार्टी के लिए एक असहज स्थिति हुई। और दूसरा ये था कि जब 2 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया, 10 तारीख को मणिपुर का सेशन शुरू होने वाला था और कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाली थी। उसकी 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के 17 एमएलए दिल्ली आए थे, सांबित पात्रा से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कह दिया था कि हम मणिपुर में अगर आप इनको नहीं हटाते हैं तो हम अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन देंगे और हम सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि फ्लोर टेस्ट पे सरकार गिरे, इससे किरकिरी होगी, फजीती होगी, इससे बेहतर है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया जाए। मणिपुर का मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेने के बाद किसी नाम पर सहमति बन नहीं पा रही थी। वीरेंद्र सिंह अपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, मणिपुर के स्पीकर खुद वहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उसके बाद सांबित पात्रा 3 दिन मणिपुर में रहे, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति विधायकों के बीच में नहीं बन पाई। उसके बाद फिर तय हुआ कि अभी राष्ट्रपति शासन लगा लिया जाए। तो मुझे लगता है कि उसके बाद पार्टी को लगा कि अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। देखिए मुझे लगता है कि बहुत पहले वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा हो जाना चाहिए था, पार्टी को नेतृत्व चेंज करना चाहिए था। लेकिन लंबे समय तक मणिपुर जिस तरीके से विभत्स दंगों में मैती और कुकी समाज में झुलसता रहा, ठीक है कहा जा सकता है कि 2 समुदाय आपस में लड़े, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर पूर्ण बहुमत की थी, केंद्र में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो इतना लंबा समय तक वो चलता रहा। और मुझे लगता है कि जो पूर्व राज्यपाल वहाँ अनुसुईया उइके थी, उसका वो बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब उसने उनसे पूछा गया
कि मणिपुर को लेकर आपको केंद्र सरकार से क्या उम्मीद थी, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि मुझे उम्मीद थी एक राज्यपाल के रूप में कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करेंगे, और प्रधानमंत्री ने दौरा नहीं किया। ये मणिपुर के लिए भी एक निराशाजनक रहा और राज्यपाल के लिए मुझे भी एक निराशाजनक रहा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अगर मणिपुर का एक दौरा करते तो शायद स्थितियाँ बेहतर हो सकती थी। अब वो क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री, इसे कई कारण रहे होंगे। दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी ने फिर वहाँ गवर्नर बदला, अजय भल्ला जो होम सेक्रेटरी थे उन्हें वहाँ गवर्नर बनाकर भेजा। उनका भी जो फीडबैक था वो यही था कि मुख्यमंत्री के रहते, वीरेंद्र सिंह के रहते वहाँ स्थिति नहीं होगी, क्योंकि उनके प्रति जनता में बहुत ज़्यादा अविश्वास है, विधायकों में अविश्वास है। इस मुख्यमंत्री के रहते यहाँ स्थितियाँ नॉर्मल होना की संभावना नजर नहीं आती। जब अजय भल्ला ने ये गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी अमित शाह से जिस बात की, उसके बाद ये तय था कि अब पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये मजबूरी में जब कोई दूसरे विकल्प ना थे तो ये रास्ता अख्तियार किया गया और फिर उनका इस्तीफा हुआ है। और चूंकि किसी नाम पर सहमति नहीं बनी तो फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। अजय भल्ला से अमित शाह जी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, गृह सचिव रह चुके हैं, तो वो मणिपुर मामला देखते भी थे। तो मुझे लग रहा है कि अब वो पूरे मामले को हैंडल करेंगे अमित शाह के साथ मिलकर, और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि वहाँ पर एक बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। फिलहाल ये निर्णय बहुत देर से लिया गया है, लेकिन जब भी अब सरकार की बात होगी सफलताओं की, तो 1000 सफलता सरकार के खाते में दर्ज है, लेकिन जब विफलता की बात होगी तो मणिपुर का जिक्र जरूर होगा। मणिपुर एक विफलता मोदी सरकार की भी, बीजेपी सरकार की भी। राजकिशोर सर, जैसा कि समीर जी भी कह रहे थे कि वो लास्ट ऑप्शन था, एक सोशल इशू था जो कि प्रदेश में हिंसा का रूप लेता हुआ दिखाई पड़ा, एक प्रादेशिक मुद्दा था जो कि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार आप देखिए राहुल गांधी भी उसका जिक्र करते हैं। एक बात अभी समीर जी ने कही कि शायद प्रधानमंत्री अगर पहले एक्टिव हो गए होते मणिपुर पर, जो कि राज्यपाल ने भी सवाल उठाया था, तो मामला शांत हो जाता। अब भविष्य में क्या आपको लगता है? लास्ट ऑप्शन था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, अब आप इसे कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि मामला जल्दी से जल्दी अब शांत होगा या खत्म करने की कोशिश होगी? नहीं, देखिए, अगर 200 लोगों की वहाँ पर मौत हुई है दंगों में, तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है उसमें मणिपुर की घटना उसमें एक दाग की तरह देखी जाएगी, लेकिन इसको सिर्फ राजनीतिक तौर पर देखना उचित नहीं है। आप ये समझिए, हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की चर्चा कर रहे हैं, कितने लोग दिल्ली में बैठकर इसकी चर्चा करते थे। सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने के बाद ये क्रेडिट उनसे कोई छीन नहीं सकता है कि वाकई वो भारत का अभिन्न हिस्सा, और वहाँ के लोग पूरी तरीके से यहाँ के संस्कृत में से पूर्वोत्तर को जितना कनेक्ट उन्होंने किया, वहाँ पर कैबिनेट करना, सब करना। और अब जरा थोड़ा सा अगर इसकी भौगोलिक परिस्थिति की और वहाँ की सामाजिक परिस्थिति जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। कुकी समुदाय वो पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, 10% एरिया ही है जिसमें टोटल मैतेई समाज रहता है, जबकि वो 60% के करीब है। और ये 90% हिस्सा उसमें कुकी समुदाय रहता है। और ये इस पर अवधेश जी चर्चा कर ही चुके हैं, तो उस पर मैं नहीं जाता कि क्या स्थितियां रही हैं, और अभी समीर जी ने भी बताया। लेकिन अभी पूर्णिमा जी ने जो कहा, प्याज या जूते, ये जो सब चीज़ें की, राजनीतिक तौर पर ये कहना अच्छा लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स पे जाएंगे, और आपको ये देखना पड़ेगा किस तरीके से वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिशें लगातार चलती चली आ रही थी। उनको आप दोष दे सकते हैं, लेकिन उस दोष से अपने आप को झाड़ नहीं सकते। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहाँ पर धर्मांतरण के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट में जितनी अपने लोगों की जान दी है, शहादत दी है, किसी और ने नहीं किया है। और नागालैंड में जब ये सब कुछ हो रहा, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सबसे ज़्यादा कोई नाराज़ था, तो इसको ज़्यादा बेहतर समीर जी और अवधेश जी आपको बता पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा असंतुष्ट थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था जो इतने दिनों में उन्होंने वहाँ पर सामाजिक समरसता के लिए काम किया, सब किया, वो सब नष्ट होता चला जा रहा, और ये बिल्कुल अलग तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश में इसकी अलग छवि जा रही है। एन वीरेंद्र सिंह को उस समय भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन एन वीरेंद्र सिंह माने नहीं। अच्छा, वो जिस समुदाय से आते थे, जिस तरीके की बात करते थे, वहाँ पर और अनरेस्ट हो सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए? 2 बार उनके जाने के प्रयास हुए। मैं जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ, नोशन के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। चाहे आईबी रही हो, चाहे जो भी एजेंसीज थी, साफ साफ मना कर दिया है कि अभी आपके जाने से पहले कुछ चीज़ें हो जाएंगी। उस पर बहुत चर्चा करना, क्योंकि मैं आमतौर पर चर्चा इस तरीके करता नहीं करूँगा उस पर, इसलिए वो नहीं गए। तो नहीं गए तो ये उनका बिल्कुल अच्छा निर्णय था। मैं फिर कह रहा हूं, अब जो उन्होंने फैसला लिया है उसको जरा आप देखिए, कैसे सुविचरित रणनीति के तहत फैसला लिया गया। एन वीरेंद्र सिंह की जो बात हो रही है, इसमें आप देख लीजिए कि 17 विधायक बता ही दिया कि यहां पर आए थे।
विपक्ष में बैठने को तैयार हो गए थे। और जब राज्यपाल वहां पर पहुंचे हैं अजय भल्ला, तो जब उनसे मिलने गए तो सिर्फ 20 विधायक मिलने पहुंचे, जबकि 31 विधायक सिर्फ भाजपा के हैं। इसका मतलब सरकार जाने वाली थी। तब एन वीरेंद्र सिंह को यह समझ में आया, अच्छा वो जिद पर अड़े हुए थे कि हमें नहीं छोड़ना है। संघ चाहता था अब से 1 साल पहले ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए और चीजें अपने नियंत्रण में ली जाए, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो करना संभव नहीं होता। क्योंकि मैं आपसे बता रहा हूं और जिम्मेदारी के आधार पर कह रहा हूं, कुछ चीजें सार्वजनिक रूप से बयान नहीं की जा सकती। वहां पर वाकई भीषण नरसंहार हो जाता अगर ऐसी स्थितियां होती, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं गए। अब अगर आप देखें कि जो त्रई गई है राज्यपालों की, चाहे ला गणेशन जो वो पहले मणिपुर में थे, वो आजकल नागालैंड में है। वो भारतीय जनता पार्टी के संघ के प्रचारक रहे, वो वहाँ पर है। जनरल वीके सिंह गए हैं मिजोरम में, और इस समय अजय भल्ला जो पूर्व होम सेक्रेटरी थे गए थे। अब कुकी समुदाय कहाँ पर, वो ग्रेटर जो मणिपुर की बात करते हैं वो नागालैंड भी है, मिजोरम भी, वहाँ पर वो समुदाय फैला हुआ है। तो इस लिहाज से अब कंबाइंड तरीके से वहाँ पर काम होगा। और नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए कि केंद्र के साथ ही मिलकर काम करना पड़ता। सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत हैं। आपको याद होगा कि चाहे वो इसाक मुइबा ग्रुप हो, एनसीएन या खापलियांग ग्रुप हो, ये सब सशस्त्र सेना के साथ चलने वाले ग्रुप हैं। तो ये जो परिस्थिति है, ये आप दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र मत समझिए, बहुत अलग स्थिति है। और वहां पर जिस तरीके की चीजें आई और जिस तरीके का इंटेल आया, मैं प्रतीक्षा जी आपको बता रहा हूं, बेहतर नहीं होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बहुत सार्वजनिक तरीके से इस तरीके से बात की जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं जो साजिश थी, जो आपके सामने आया, ये 1% भी नहीं आया है। ये पूरा का पूरा हिस्सा अलग करने की जो बहुत खतरनाक साजिश थी, उसको देर लगी। राजनीतिक तौर पे सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए। विपक्ष ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसके पीछे जो साजिशें थी उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ये जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, लेकिन एन वीरेंद्र सिंह की जो विफलता है उसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा चुकानी पड़ रही। लेकिन मुझे लगता है देर आया दुरुस्त आया। लेकिन अवधेश जी भी जो बात कह रहे थे कि और इससे विभत्त स्थिति हो सकती थी जिसे कंट्रोल किया गया। अनुराग जी, सभी को आपने सुना मणिपुर की स्थिति, हम शायद जैसा कि राजकिशोर जी भी कह रहे हैं कि दिल्ली, यूपी, बिहार से उसका कनेक्ट करके उस प्रदेश को नहीं देख सकते, लेकिन इसे भी दरकिनार नहीं कर सकते कि एक प्रादेशिक मुद्दा था जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बैकफुट पर लाने जैसी स्थिति थी। देखिए प्रतीक्षा, ये जो मणिपुर की समस्या बहुत गंभीर, 200 लोगों से ज़्यादा, मतलब ये तो नंबर पब्लिक डोमेन में है 212, कितने नंबर हैं वो तो हमको आपको नहीं पता है। लेकिन जो स्थिति बनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं बनी। विपक्ष आज सवाल उठा रहा है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन आज से क्या ये एकदम से 2 साल के अंदर ही समस्या पैदा हो गई? मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं पूरे आप आज से 10-20 साल पुराने, 30 साल पुरानी बातें करिए, दिल्ली में बैठ के सत्ता के गलियारों में घूम के, क्या कभी नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट या किसी भी ज़िले की बात होती थी? क्या वहाँ पे कोई भी समस्याओं की बात होती थी? हाईवेज महीनों महीनों बंद रहते थे, क्या यहाँ पे कभी कोई डिस्कशन होते थे? तो ये प्रॉब्लम कोई ओवरनाइट नहीं आ गई। आज आप अपनी पॉलिटिकल पोजिशनिंग के लिए आप आलोचना कर रहे हैं, सो ठीक है, लेकिन इसमें अगर विपक्ष इसमें सरकार के साथ मिलके अपनी नॉलेज और अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करता तो ज्यादा उचित होता, ना कि, क्योंकि ये समस्या ओवरनाइट नहीं आई है। ये समस्या जो 70 सालों में खड़ी हुई है, हाँ तब भी समस्याएं थी, तब भी उस पर आलोचना होती थी, लेकिन पहले कोई नॉर्थ ईस्ट की बात ही नहीं करता था देश में, पूरे जो दिल्ली जो मैटर करता है। और ये मेरे विचार से ये जो बीजेपी ने ये मतलब ये होना भी था, वीरेंद्र सिंह की सरकार जानी थी, और ये अपनी फेस सेविंग के लिए, और वहाँ पे एक तरह से अगर देखा जाए तो दोबारा से लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए ये अच्छा कदम उठाया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। स्वागत किया जाना चाहिए, या जैसा कि समीर जी कह रहे थे कि यही लास्ट ऑप्शन था सरकार के पास, और सिर्फ इसी वजह से शायद अब जो कहानी है मणिपुर की वो राष्ट्रपति शासन की दहलीज पर नजर आती है। हालांकि 3 साल सरकार के बचे हुए थे, इसलिए भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन हम सब दिल्ली में बैठे या देश के दूसरे हिस्से में बैठे लोगों की भी यही मंशा है, यही इच्छा है कि जल्द से जल्द मणिपुर शांत हो जाए। लेकिन लास्ट नोट जो अनुराग जी ने कहा कि इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मणिपुर का वो जो मुद्दा था वो अब देश का मुद्दा हो चुका है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस तरीके के मुद्दे उठते हैं तो निश्चित तौर पर भारत की उससे किरकिरी है। बहुत सारे दंगे में लोग मारे गए, बहुत सारी ऐसी स्थिति थी जो कि शायद जैसा कि राजकिशोर जी ने भी कहा कि सुरक्षा के लिहाज से उसे कहना, उस पर चर्चा करना वो बहुत संभव नहीं हुआ। प्रधानमंत्री भी नहीं गए, जिस पर भी सवाल उठा। लेकिन मणिपुर का मुद्दा, उसका राजनीति के एंगल से उसे देखकर और उस पर सवाल सरकार पर उठाना, ये शायद ठीक नहीं है। जो ओवरऑल हमारे तमाम जो पैनलिस्ट थे जिन्होंने इस पर मणिपुर पर आप
की जो तस्वीर थी उसको भी साफ किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मणिपुर को लेकर अब उस पर राजनीति करने से बेहतर है कि हम इसको स्पष्ट तौर पर कैसे इस समस्या का समाधान करें, इस पर सोचें। कमेंट्स के जरिए आप जरूर बताइए कि आप कौन से और विषय इस कार्यक्रम में देखना चाहते हैं। हमारे तमाम मेहमानों के लिए आप जैसे कमेंट करते हैं हमेशा वैसे ही करते रहिए। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।